Hello everyone, welcome to Competitive Exam Mantra. टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 सीरीज का ये नेक्स्ट लेक्चर है। करंट अफेयर के साथ आज स्टैटिक पार्ट में हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली ऑक्सफैम्स 2020 कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी CRI इंडेक्स रिपोर्ट वाज रिलीज्ड। Consider the following statements in relation to this report. First statement is, as per the report, India just spent 4% of its budget on the health in the ongoing pandemic situation. Second statement is, the spending by India stands at 4th lowest in the world. Third statement is, India has been ranked 130 out of 158 countries. Which of the above statements is or are correct? So in three statements में से statement first and statement second जो है वो correct है. Third statement is wrong. So the answer is option A, 1 and 2. Now let's see the current news. Recently, the third edition of Oxfam's 2020 Commitment to Reducing Inequality Index report was released. Key findings of the reports are, इसके according India just 4% of its budget spend कर रहा है on the health in the ongoing pandemic situation में, और ये वर्ल्ड में 4th lowest नंबर पे है, और इंडिया का रैंक है 129 आउट ऑफ 158 कंट्री. सो दैट्स व्हाई स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट बिकॉज यहाँ पे 130 लिखा है, तो 129 रैंक है आउट ऑफ 158 में से. अपार्ट फ्रॉम दिस, इस रिपोर्ट की फाइंडिंग में ये भी बताया गया है कि जो रिकमेंड किया गया 15% बजट ऑन द हेल्थ, वो सिर्फ ओनली 26 कंट्रीज जो है वो स्पेंड कर रही हैं. इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट एंड सिकनेस के लिए जो सोशल प्रोटेक्शन है वो ओनली 53 कंट्रीज प्रोवाइड कर रही हैं, और जो कि सिर्फ 22% है ग्लोबल वर्कफोर्स का. इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका जो है वो बॉटम 10 में आती हैं इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन द पब्लिक सर्विसेज. इसके अलावा रिपोर्ट ने ये भी हाईलाइट किया है कि जो नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए टू फाइट द इनइक्वालिटी वो साउथ एशियन कंट्रीज में नहीं हो पा रहा है. Now what is CRI index? CRI ranks 158 governments across the world. इसमें गवर्नमेंट्स को रैंक किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू रिड्यूस इनइक्वालिटी अमंग द पीपल एंड द नेशन. इंडेक्स ये भी ट्रैक करता है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कितनी है ऑन द पब्लिक सर्विसेज, और ये स्टडी एंड एनालाइज करता है कि गवर्नमेंट की तरह क्या एक्शन लिए गए हैं इन द एरियाज लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड सोशल प्रोटेक्शन. नाउ ऑक्सफैम भी देख लेते हैं. ऑक्सफैम इज एन इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि 20 इंडिपेंडेंट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन शामिल है, और ये मेनली फोकस करते हैं टू एलिविएट ग्लोबल पॉवर्टी, और ये ऑर्गेनाइजेशन फाउंड हुई थी इन 1942 में. Next question is, recently Disturbed Areas Act amendment in Gujarat gets presidential assent. Consider the following statement with regard to this act. First statement is, the act will help to prohibit the transfer of immovable property in disturbed areas and protect tenants from vacating the properties. Second statement is, the provisions of the act will not be applicable to the government's rehabilitation schemes in a disturbed area. Which of the above statements is or are correct? So both of the statements are correct. So the answer is option 3, both 1 and 2. Now what is the current news? Recently President Ramnath Kovind ने गुजरात प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड प्रोविजंस ऑफ टेनेंट्स फ्रॉम एविक्शन फ्रॉम प्रीमाइसेस इन द डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट, जो कि गुजरात असेंबली द्वारा 2019 में पास किया गया था, उसे अपनी असेंट दे दी है. Now let's see what is the amended disturbed area act. इसमें कौन कौन सी अमेंडमेंट हुई है वो भी देखेंगे. अमेंडेड एक्ट प्रोवाइड करता है कि किसी भी एरिया को स्टेट में डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया जा सकता है जहाँ पे शांति व्यवस्था और पब्लिक ऑर्डर जो है वो राइट्स और मॉब वायलेंस की वजह से डिस्टर्ब हुआ है. इस एक्ट में 3 to 5 years की पीनल प्रोविजंस है,
और या फिर फाइन ऑफ इधर ₹1 लाख और 10% ऑफ द जंत्री रेट। इनमें से जो भी हाई होगा वो लगेगा। जंत्री रेट क्या होता है? जंत्री रेट सिग्निफाई करता है द मिनिमम प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ द लैंड और बिल्डिंग इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी। इसके अलावा एक एडवाइजरी कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी जो कि असेस करेगी कि डिस्टर्ब एरिया में पीपल्स क्लस्टर का एक प्रॉपर बैलेंस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। इसके अलावा वो स्टेट गवर्नमेंट को सजेशंस भी दे सकती है फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। पहले जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिस्टर्ब्ड एरिया में जो अप्रूवल देनी होती थी उसके लिए कलेक्टर को 2 चीजों का ध्यान रखना होता था। एक कि उसकी फ्री वोल्यूशन के बेसिस पे प्रॉपर्टी सोल्ड हुई है, सेकंड कि उसको रीजनेबल प्राइस मिला है या नहीं मिला है। लेकिन अब इस अमेंडेड एक्ट में कलेक्टर को ये भी देखना है कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है उसकी वजह से कहीं पॉलराइजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी तो नहीं हो रहा या फिर इसकी पॉसिबिलिटी तो नहीं है, तो ये चीज को भी कलेक्टर के थ्रू देखा जाएगा। इसके अलावा अमेंडेड एक्ट में टर्म ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का भी स्कोप इंक्रीज किया गया है। इसके अंदर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में थ्रू गिफ्ट, एक्सचेंज, लीज और सेल भी इसके अंडर लाया गया है। इसके अलावा जो कलेक्टर का डिसीजन है रिगार्डिंग अप्रूवल ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन अ डिस्टर्ब्ड एरिया उसे स्टेट गवर्नमेंट रिव्यू कर सकती है, चाहे इस अप्रूवल के अगेंस्ट कोई भी अपील आए या ना आए। So these were the main provisions of the amended Disturbed Area Act. Next question is, recently the Delhi government passed a new tree transplantation policy. Which of the following statement is or are correct with regard to this policy? First statement is, with this Delhi has become the first state in India to pass this policy. Second statement is, the new rules make it mandatory that construction firms have to transplant 80% of the trees affected by any project work. So both of the statements are correct. So our answer will be option C, both 1 and 2. Now current news is, Delhi government passed a new tree transplantation policy on October 9, 2020. Now let's see the tree transplantation policy. Tree transplantation क्या होता है? Uprooting a tree from a particular spot and then planting it at the another spot. और इस पॉलिसी के अंदर a minimum of 80% of trees affected by any development project will be transplanted और minimum of 80% of transplanted tree should survive. इसके अलावा इसके साथ ही existing जो एक compensatory afforestation policy है जिसके अंदर 10 saplings जो है every ट्री कट करने पे जो लगानी होती है वो भी कंटिन्यू में चलेगी और पैनल ऑफ एजेंसीज जो है वो फॉर्म की जाएंगी और एक डेडिकेटेड ट्री ट्रांसप्लांटेशन सेल भी फॉर्म किया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं टू रिड्यूस द पोल्यूशन इन द दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW). Which of the following statement is or are true regarding OPCW? First statement is, OPCW is an intergovernmental organization and is the implementing body for the Chemical Weapons Convention. Second statement is, organization was awarded the 2013 Nobel Peace Prize. So both of the statement regarding this OPCW is correct. So our answer will be option C, both 1 and 2. Now current news is this. On October 12, 2020, European Union agreed to impose sanction on Russia for poisoning the opposition leader Alexei Navalny. और ये सेंक्शन स्टार्ट की गई थी बाय फ्रांस एंड जर्मनी। नावल्नी एक एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेटर था और जो कि व्लादिमीर पुतिन के मेजर पॉलिटिकल ओपोनेंट था। अगस्त 20, 2020 को ड्यूरिंग अ डोमेस्टिक फ्लाइट ही फेल इल एंड देन ही फ्लोन टू द जर्मनी और उसके बाद वो जर्मनी चला गया था ट्रीटमेंट के लिए जहाँ पे वो अभी भी रिकवर कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स के थ्रू टेस्ट कंडक्ट किए गए थे जिसमें कि ये कंफर्म किया गया दैट ही हैज बिकेम अ विक्टिम ऑफ द नोविचोक नर्व एजेंट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, नोविचोक नर्व एजेंट, एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नेम Novichok means newcomer in the Russian language
and it applies to a group of advanced nerve agents developed by Soviet Union in 1970s and 80s. Nerve agents क्या होते हैं? Nerve agents are also called the nerve gases and they are the organic chemicals जो कि disrupt करते हैं हमारे बॉडी के मैकेनिज्म्स को, जिससे कि नर्व जो है वो ट्रांसफर करती हैं ऑर्गन्स को डिफरेंट मैसेजेस। तो इन नर्व एजेंट्स के थ्रू यह मैकेनिज्म जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द OPCW. OPCW is an intergovernmental organization and it is an implementing body for the chemical weapons convention और ये फोर्स में आई थी 1997 और ये ऑर्गेनाइजेशन इन सभी चीजों की देखरेख करती है कि किस तरह से केमिकल वेपन्स को परमानेंट बेसिस पे एलिमिनेट किया जा रहा है। इसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में है और जो भी CWC के मेंबर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली OPCW के भी मेंबर बन जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को 2013 का नोबेल पीस प्राइज दिया गया था for its extensive efforts to eliminate chemical weapons, with most recent being in the Syria civil war. The next question is, the concept of eightfold path forms the theme of option A is Deep Vamsa, option B is Divyavadan, option C is Mahaparinirban, option D is Dharam Chakra Parivartan Sutta. So its answer is option D. The concept of eightfold path forms the theme of धर्म चक्र परिवर्तन। बुद्धा ने लाइफ की मिजरी से दूर जाने और निर्वाण को प्राप्त करने के लिए यह eightfold path दिया था। Next question is, the standing statue of Gautam Buddha was built in which period? Options are Gupta period, Kushan period, Maurya या फिर Pala period. So answer is option B, Kushan period. इंडिया में जो गंधारा आर्ट है वो कुषाण रूल के टाइम पे ही फ्लोरिश हुई थी और बेसिकली कनिष्क के टाइम पे, जो कि ग्रेटेस्ट पैट्रन था ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर का, और इसी के टाइम पे गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट बहुत ज्यादा फ्लोरिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द महायान बुद्धिज्म द बोधिसत्व अवलोकितेश्वर वाज आल्सो नोन एज वज्रपाणी, मंजूश्री, पद्मपाणी या मैत्रेय। सो इट्स आंसर इज ऑप्शन सी, पद्मपाणी। महायान बुद्धिज्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पद्मपाणी के नाम से भी जाना जाता है, दैट इज लोटस बियरर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डॉक्ट्राइन ऑफ वॉइड, जिसे शून्यता भी कहा जाता है, was propounded by Buddhist philosopher Nagarjuna, Nagsen, Anand, Ashwaghosh. So its answer is option A, Nagarjuna। बुद्धिस्ट फिलॉसफी में नागार्जुन एक प्राइमरी कंट्रीब्यूटर थे जिन्होंने कंसेप्ट दिया था शून्यता और डॉक्ट्राइन ऑफ वॉइड। इस क्वेश्चन के साथ ही हम आज का वीडियो कंक्लूड करते हैं। कल हम स्टैटिक पोर्शन में पॉलिटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।